हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम करेंगे सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 6, जिसमें हम एसएससी 2020 के सारे साइंस के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ चैनल को अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता जो है माइनस के 2.0 डी है। यहाँ डी जो है किसको प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन है डायोप्टर, डिग्री, डिस्टेंस या डाइवर्सिटी। तो जो लेंस की क्षमता है वो किससे डिनोट की जाती है? डी से। और डी क्या होता है? डी होता है डायोप्टर। क्या होता है? डी डायोप्टर। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? इसका आंसर फर्स्ट हो जाता है। तो चलिए और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है उसको डायोप्टर कहते हैं और इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। और ये डायोप्टर क्या होता है कि अगर फोकस दूरी मैं मीटर में लूँ तो क्षमता जो होगी किस में होगी? डायोप्टर में, क्योंकि फोकस दूरी क्या है? एक लंबाई, और लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। क्लियर है? डायोप्टर कैसे निकालते हैं? डायोप्टर इक्वल टू 1/f होता है, और f जो है किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लिया एक लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या निकालनी है? इसकी पावर निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इसको मीटर में चेंज कर दूंगा। मैं मीटर में चेंज करूँगा तो इसे 1000 से 100 से क्या करूँगा? भाग करूँगा। 25 चौका 100 यानी 1/4 मीटर आई। तो अब अगर मुझे डी निकालना है तो डी इक्वल टू 1/f, यानी डी इक्वल टू कितना? 1/1/4। 4 ऊपर पहुँच जाएगा यानी 4 डायोप्टर आ जाएगा। यानी 25 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी वाले लेंस की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी? 4 डायोप्टर आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? इबोनाइट, मरकरी, ग्लास या लेड और या ड्राई पेपर। यानी निम्न में से मुझे ये बताना है कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है मरकरी। क्लियर है? क्योंकि ग्लास में भी नहीं होगी, ड्राई पेपर में भी नहीं होगी और इबोनाइट में भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है फिजिसियोलॉजी, ऑप्शन सी है हिस्टोलॉजी या ऑप्शन डी है काइटोलॉजी। तो देखिए, ऑप्शनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टैक्सोनॉमी कहते हैं वर्गीकरण को, वर्गीकरण। फिजियोलॉजी कहते हैं शरीर विज्ञान को, शरीर विज्ञान को। और हिस्टोलॉजी कहते हैं कालक्रम को, कालक्रम। और काइटोलॉजी कहते हैं कोशिका विज्ञान को, कोशिका विज्ञान। तो एक बार आप अपनी कॉपी पेन उठा के इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल 2020 में जो पेपर हुआ था मार्च में। 19 का जो पेपर 20 में हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन मैंने ये लिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ जाता है भाई? इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है डी, यानी काइटोलॉजी। क्लियर है? और थोड़ी सी स्टडी जान लेते हैं, यानी और थोड़े से अध्ययन हम जान लेते हैं। देखिए, एनाटॉमी, एनाटॉमी में किसका अध्ययन होता है? एनाटॉमी में होता है शरीर की आंतरिक संरचना का, आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। क्लियर है? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो है इसमें मानव के विकास का रीति रिवाज, इतिहास और परंपरा, यानी मानव विकास में जो रीति रिवाज हैं और परंपरा हैं उनका जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, इसमें आप लोग क्या जानते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आप लोग जानते होंगे, ज्योतिष शास्त्र इसको कहा जाता है।
इसमें जो है मानव के जीवन पर जो है नक्षत्र और ग्रहों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी आप लोग जानते होंगे, जो खगोलीय पिंड हैं यानी जो प्लैनेट्स हैं उनका जो अध्ययन होता है यानी उनकी स्टडी होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और जो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन क्या करता है तो उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। आपने एक शब्द सुना होगा क्रेमिक्स। सिरेमिक्स जो होता है ये चीनी के जो मट्टी वाले जो बर्तन होते हैं उनको बनाने का जो कला है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिरेमिक्स। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी आप लोगों को पता होगा कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिससे रासायनिक प्रभाव से रोगी का क्या किया जाता है? इलाज। कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार में आपने सुना होगा। क्लियर है। यानी अगर किसी भी रोगी का जो सिकाई है वो रासायनिक माध्यम से करें तो उसको क्या कहा जाता है? कीमोथेरेपी कहा जाता है। तो ये कुछ एक हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है? एल्यूमिनियम, आयोडाइड, क्लोराइड या फ्लोराइड? एल्यूमिनियम, क्लोराइड या फ्लोराइड या आयोडाइड? तो आप लोगों को पता होगा कि ये तीन जो हैं हैलोजन हैं, हैलोजन। और हैलोजन्स पर जो है माइनस का एक ऋण आयन होता है। कितना आयन होता है? माइनस का एक आयन होता है। जबकि एल्यूमिनियम पर कितना होता है? एल्यूमिनियम पर होता है प्लस के 2 भी होता है और कहीं कहीं ये प्लस के 3 भी प्रदर्शित करता है। ज़्यादातर प्लस के 3 ही प्रदर्शित करता है। क्लियर है। तो Al जो है कितना प्रदर्शित करता है? 3 प्लस प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आंसर हमारा हो जाता है एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है एल्यूमिनियम। अब बात यह है कि आयंस किसे कहते हैं? तो आयंस ऐसे परमाणु या अणु होते हैं जो आवेशित होते हैं। आवेशित का मतलब है कि या तो इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा या इन पर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? दान। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी पॉजिटिव चार्ज जब होगा जब डोनर होगा, ये डोनर, और एडॉप्टर होगा तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। अब जो आवेश हैं वो 2 तरह के होते हैं, धनायन या ऋणायन। धनायन या ऋणायन। इंग्लिश में बात करूं तो कैटायंस और एनायंस। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? जिन पर धनावेश होता है उन्हें धनायन कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैटायंस भी कहते हैं। ऋणायन कौन से होते हैं? जिन पर ऋणावेश हो और इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? एनायंस कहते हैं। तो देखिए धनायन ऋणायन आता कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे सोडियम की, तो सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 281 होता है, 281 होता है। तो इसके पास वाली जो एक्रिय गैस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 28 है। या एक और मैं बात करूं तो 288 होगा। अब इसको या तो ऐसा बनना हो या इसको ऐसा बनना हो। अब देखिए जब इसको ऐसा बनना होगा, इसको दूसरे टाइप का बनना होगा, तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी होगी। और इसको एक बनना होगा, पहले जैसा बनना होगा, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो इसके पास 2 रास्ते हैं कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। क्लियर है। तो ये कौन सा रास्ता चुनेगा? जाहिर सी बात है ये फर्स्ट रास्ता ही चुनेगा, ये वाला रास्ता। ये रास्ता चुनेगा तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ये दान कर देगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ जाएगा? 2-8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2-8 आ जाएगा। एक नेगेटिव के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझाता हूँ। क्लोरीन का 17 होता है तो इसका 2-8-7 होता है, 2-8-7। इसके पास भी 2 रास्ते हैं कि एक तो 2-8 वाला रास्ता चुने और एक 2-8-8 वाला रास्ता चुने।
अगर ये रास्ता चुनना है तो इसे अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, किसी को देने पड़ेंगे। और अगर ये रास्ता अपनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले लेगा। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा रास्ता अपनाएगा, ये सेकंड वाला रास्ता अपनाएगा। सेकंड वाला रास्ता अपनाना होगा तो इस पर एक क्या आएगा, ऋण आयन यानी नेगेटिव आवेश आएगा। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2-8 आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे धनायन और ऋणायन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा शानदार तरीके से। अगर समझ में आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से किस परीक्षण के लिए विडाल का परीक्षण किया जाता है। यानी विडाल परीक्षण जो है वो कौन सी बीमारी चार में से कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके एड्स, कैंसर, टाइफाइड और यक्षमा। ऑप्शन है एड्स, कैंसर, टाइफाइड और यक्षमा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका टाइफाइड। यानी विडाल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। और कौन सा टेस्ट याद रखना है आपको, एक एलिसा टेस्ट याद रखना है जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो है वो किसकी पहचान के लिए आता है, HIV या एड्स की पहचान के लिए जो टेस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, एलिसा परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। क्लियर है। और इसमें जो एंजाइम प्रयोग होता है वैसे ये नहीं आएगा, फिर भी आप एक बार नोट कर लेंगे, लिक्विड इम्यूनो सार्बेट SO, ये क्या है, एंजाइम का नाम है जो इस परीक्षण में यूज़ किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मुझे बताना है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना या वॉशिंग सोडा। क्लियर है। ऑप्शन है बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना और वॉशिंग सोडा। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ब्लीचिंग पाउडर का बार बार फॉर्मूला या रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो CaOCl2 आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, नाम होता है। और अगर मैं बात करूं इसके रासायनिक नाम, इसका फॉर्मूला होता है। और रासायनिक नाम की बात करूं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आप लोग एक बार याद कर लेंगे, मैं रिपीट कर देता हूं, CaOCl2 और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये आपको याद रख लेना है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है धावन सोडा। इसका आंसर क्या है, धावन सोडा। तो अब जान लेते हैं कि जल की कठोरता क्या होती है। तो जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी कठोरता होती है और एक स्थायी कठोरता होती है। देखिए जो अस्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवण होते हैं। यानी स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के कारण। ठीक है। इसको दूर कैसे कर सकते हैं हम, इसको दूर कर सकते हैं उबाल कर। यानी अगर जल अस्थायी कठोरता से ग्रसित है तो उसको हम उबाल कर दूर कर सकते हैं। दूसरी बात करें स्थायी कठोरता, तो स्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के कारण होती है। याद रखना है कार्बोनेट के कारण अस्थायी और क्लोराइड और सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता होती है। अब इसका प्रयोग इसका उपचार कैसे कर सकते हैं हम। एक तो धावन सोडे से, धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, एक परम्यूटेट या जियोलाइट विधि से हम इसका निवारण कर सकते हैं। एक कैलागन विधि है और एक संश्लेषित रेंजिन विधि से इसका हम क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। क्लियर है। तो स्थायी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अस्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के कारण, दूर इसे उबाल कर किया जा सकता है। स्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण, इसको दूर करने की सबसे आसान विधि है कि इसमें धावन सोडे का क्या कर दूं, मिला दूं। यानी सोडियम कार्बोनेट इसमें मैं क्या कर दूं, मिला दूं। दूसरी विधि परम्यूटेट विधि है, कैलागन विधि है और संश्लेषित
रेंजिन विधि है, ये आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है। तो निम्न में से कौन सी ऐसी डिसीज है जो वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होती है। वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होती है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है चेचक। चेचक किसके कारण होता है? वेरिसोला जोस्टर के नाम की बीमारी से होता है। अन्य बीमारी कौन सी थी? अन्य बीमारी में एक पोलियो थी। तो पोलियो जो है पोलियो नामक वायरस से होता है। जबकि हैजा जो होता है वो जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम है बिम्बियो कोलोरी। नोट करेंगे, बिम्बियो कोलोरी। यहीं पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर सकते हैं। तो हैजा जीवाणु से होता है, बिम्बियो कोलोरी जीवाणु का नाम है। प्रभावित अंग इसमें पाचन तंत्र होता है और इसके जो सिम्टम्स हैं यानी जो होगा उल्टी और दस्त लगेंगे और शरीर में ऐठन होगी और साथ साथ डिहाइड्रेशन होगा। क्लियर है? रेबीज की बात करें तो रेबीज जो है रेबीज नामक वायरस से ही होता है। इसका अन्य नाम हाइड्रोफोबिया भी है। ये क्वेश्चन एक बार आया है कि निम्न में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो इसमें प्रभावित अंग जो है वो क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र है। इसके लक्षण क्या हैं? यानी सिम्टम्स इसके मैं बात करूं तो बुखार होगा, शरीर में पीड़ा होगी, पानी से डर लगेगा। मेन चीज़ ये है पानी से डर। मांसपेशियां और स्वतंत्र तंत्र जो है यानी सांस लेने का जो सारा सिस्टम है वो लकवाग्रस्त हो जाएगा यानी पैरालाइज हो जाएगा और बार बार बेहोशी आएगी। तो रेबीज आप लोगों को पता होगा कुत्ते वगैरह या कोई भी जानवर, कुत्ता या बंदर मेनली काटने से हो जाती है। क्लियर है? आई होप आपको शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताना है कि प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो देखिए, आप लोगों के अगर कभी भी याद नहीं रहे तो आप लोग याद रखिए कि अगर कार्बन 1 है तो उसको मिथ बोलते हैं, मेथ। कार्बन अगर 2 हैं तो उसे बोलते हैं एथ। 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट और 8 पर ऑक्ट। ये आपको याद रखनी है। तो आपसे कोई भी पूछे, प्रोपेन पूछे या हेप्टेन पूछे या पेंटेन पूछे या पेंटीन पूछे या पेंटाइन पूछे, कुछ भी पूछे, क्लियर है? ये आप लोग नोट कर लेंगे कि अगर कार्बन हो तो ऐसे। अब जैसे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? प्रोप की कर रहा है। तो इसका मतलब 4 कार्बन, 3 कार्बन है। प्रोप में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड ही होगा कार्बन के बीच में। इन का मतलब क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होगा, मिनिमम एक डबल बॉन्ड होगा। और आइन का मतलब होता है कि मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोप एन, यानी 3 कार्बन है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो सब पूरी करनी पड़ेंगी आपको, पूरी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। तो देखिए कितने हाइड्रोजन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन और 8 हमारे क्या हुए? हाइड्रोजन परमाणु। तो ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं, चीज़ों को समझ लें तो फिर कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर रट लिया कि प्रोपेन में 3 तो होते हैं कार्बन और 8 होते हैं इसमें क्या? हाइड्रोजन, और उसने क्या दिया? उसने दे दिया प्रोपीन। प्रोपीन दिया तो फिर आप वहाँ पर क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे।
तो देखिए अगर प्रोपीन में मैं बात करूं, अगर मैं लेऊं तो प्रोपीन में एक में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब पूरे करो, H H H, और इस पे केवल एक H लगेगा क्योंकि दो वैलेंसी ये रही, एक ये रही, एक ये रही। यहाँ पर H H और H, तो कितने H हुए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रोपीन में कितने होंगे? 7 हाइड्रोजन होंगे और 3 कार्बन परमाणु होंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एक नई चीज़ आपने आज सीखी होगी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कोई ग्रुप हो या आपने पर्सनल कोई ग्रुप बनाया हुआ हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो कल हम जो है अलजेब्रा की एक वीडियो लाएंगे, अलजेब्रा की, तो आप लोग वो वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, आपको कुछ नई चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।